तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ मैं हिना जुबैर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दाने वाली मटर की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई की वैज्ञानिक तकनीक। प्याज की स्वस्थ नर्सरी पौधशाला तैयार करने की विधि पर प्रकाश। गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई एवं चीनी मिल भेजते समय रखी जाने वाली सावधानियां। रबी मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत दाने वाली मटर की बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश के सभी क्षेत्रों के किसान भाई मक्का मटर, धान मटर इत्यादि फसल चक्र के रूप में उगाते हैं। तो जो किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई कर चुके हैं और खाली पड़े खेतों में दाने वाली मटर की बुवाई करना चाहते हैं तो इस समय बुवाई कर सकते हैं। चूँकि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसकी बुवाई में वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अतः किसान भाइयों, दाने वाली मटर की अच्छी उपज कैसे प्राप्त करें, उन्नतशील प्रजातियां एवं बुवाई विधि पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। तराई में मटर की फसल जो है बड़ी अच्छी उपज देती है और ये क्षेत्र मटर के उत्पादन के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप मटर लगाने के लिए उत्सुक हैं तो खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरा कर लें, चाहे उसमें कल्टीवेटर या डिस्क हैरो द्वारा खेत को तैयार करने के बाद आजकल रोटावेटर यंत्र का भी उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें। मिट्टी को तैयार करने से पहले इसमें गोबर की खाद भी मिलाई जा सकती है। करीब 25 टन 1 हेक्टेयर के हिसाब से इसमें गोबर की खाद को मिला सकते हैं। और खाद की बात जहाँ तक है, रासायनिक खादों की बात है, उसमें आप करीब नाइट्रोजन की कम मात्रा लगती है क्योंकि ये दलहनी फसल है। तो इसमें करीब 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर की लगती है और फास्फोरस की 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इन समस्त उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय ही बेसल ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। किसान भाइयों, मटर की क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिस हेतु मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियां इस प्रकार हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजातियां इस प्रकार हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बुआई के लिए उपयुक्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं।
मटर की बुआई के लिए जो बीज की मात्रा चाहिए वो करीब 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए थीरम 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। बीज शोधन के उपरांत कल्चर द्वारा उपचारित करना चाहिए। इस हेतु एक पैकेट अर्थात 200 ग्राम राइजोबियम के कल्चर से 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर छाया में सुखा लेना चाहिए और तदुपरांत बुआई करना चाहिए। मटर की बुआई से पहले अगर खेत में आपके कीड़ों का ज़्यादा प्रकोप दिखता है तो उसमें फोरेट नाम की दवा का उपयोग किया जा सकता है। ये करीब बाज़ार में पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है और दानेदार फॉर्म में भी उपलब्ध है। करीब 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको खेत में मिलाया जा सकता है और मिलाने के बाद अच्छी तरह से खेत को तैयार होने के बाद सीड ड्रिल से आपको इसकी बुआई करनी होती है। बुआई में ये ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी करीब 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप बुआई करते हैं तो पौधे अच्छे और घने होते हैं। ये एक ध्यान रखें कि जब बुआई के तुरंत बाद करीब 48 घंटे के अंदर ही इसमें पेंडामिथिलिन नाम की दवा का छिड़काव करके आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। ये करीब 3 ml 1 लीटर पानी में डालकर पूरे खेत में आप अच्छी तरह से छिड़काव करें और उसके बाद खेत को छोड़ दें। इससे जो है करीब आपसे 30 से 35 दिन आपकी फसल जो है खरपतवार से मुक्त हो जाती है। मटर की बुआई करने के बाद इसमें एक विशेष ध्यान रखें कि पानी न लगे, क्योंकि पानी जब भी लगता है तो ये पीलापन इसमें आ जाता है और जल्दी ही इसमें पौधों में सड़न होती है और इसकी जड़ सड़ के पौधे नष्ट हो जाते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में बैंगन का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती अपने राज्य में किसान भाइयों के द्वारा काफी व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसी के तहत जिन किसान भाइयों की बैंगन की फसल इस समय वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था पर होगी, तो इस अवस्था पर कुछ आवश्यक प्रबंधनों को करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि खरपतवारों की अधिकता जहां पौधों की बढ़वार प्रभावित करती है, वहीं पोषक तत्वों एवं नमी की कमी से फसल की उपज कम होती है। साथ ही इस अवस्था पर रोग एवं कीटों की समस्या भी देखी जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसान भाई इन कृषि क्रियाओं को करने में लापरवाही कर जाते हैं, जिसका सीधा असर इसके प्राप्त होने वाली उपज एवं आय पर पड़ता है। परंतु किसान भाइयों, बात अब आती है कि बैंगन की फसल में बढ़वार की अवस्था पर कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाया जाए। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं गोविंद वल्लभ पंत नगर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा जोशी। इसमें सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि काली पॉलीथीन मल्च को रोपाई के समय अगर हम भूमि में फैलाएं, पौधों को उस पर लगाएं, तो उससे काफ़ी हमारी भूमि की जो नमी है वो बनी रहती है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है और इसमें खरपतवार नहीं लगते हैं अगर हम मल्च लगाते हैं, तो जिससे फसल आपको अगेती प्राप्त होती है और फल भी अच्छे होते हैं, उसमें रोग कीट थोड़े कम लगते हैं। ये हम देखते हैं किसान भाई कई बार सोचते हैं कि बैगन की फसल हार्डी है, हार्डी मानी भी जाती है और इसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि बैगन की फसल क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लंबे समय तक रहती है खेत में, तो इसको समय समय पर सिंचाई की, हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप गर्मियों के महीने में भाई 5 से 6 दिन के अंतराल पर और जाड़ों में आप थोड़े ज़्यादा दिन के 9-10 दिन के अंतराल पर रेगुलर हल्की सिंचाई खेत में करते रहें। इसके अलावा अगर आप इसमें टपक सिंचाई के द्वारा भी काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें फूल झड़ने की भी समस्या आती है, जिसके कारण कि फलत कम लगती है। एक समस्या ये भी आती है। इसका एक कारण सिंचाई भी हो सकता है। सही समय पर फूल आते समय, फल बनते समय अगर प्रॉपर सिंचाई न मिले पौधों को, तो फूल झड़ने लगते हैं, जिससे कि समस्या आती है। तो ऐसे में आप टपक सिंचाई के द्वारा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक खाद की बात है, कैसी खाद हम इसमें डालें, तो इसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है, जैसे 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम
किलोग्राम पोटाश के हिसाब से आप भूमि में डाल सकते हैं। इसके लिए आधा भाग नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा आप बुआई के समय खेत में डालें, मतलब जिस समय आप रोपाई करें खेत की तैयारी के समय। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 भागों में करके रोपाई के 30 दिन बाद और फिर उसके 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें। यह देखा गया है कि नाइट्रोजन जो है अगर आप टॉप ड्रेस करते हैं तो उससे बैगन की फसल ज़्यादा अच्छी होती है, बजाय कि अगर आप सारी ही मात्रा केवल भूमि में ही मिला दें। ये तो हो गई आपके खाद एवं उर्वरक की बात। इसमें कुछ समस्याएं आती हैं। एक मुख्य समस्या किसान भाई हमेशा कहते हैं कि इसमें उतनी उपज नहीं मिलती है, फूल फल झड़ने लगते हैं, इसको फ्लावर ड्रॉप कह सकते हैं। तो इसके कैसे रोकथाम करें? इसमें आप देखेंगे बैगन में क्या होता है, 4 तरह के फूल होते हैं जिसमें कि फल लगते हैं। किस आधार? इसमें जो मादा अंग जो होता है उसकी लंबाई के आधार पर, तो एक होता है लॉन्ग स्टाइल, फिर एक मीडियम, एक स्यूडो शॉर्ट और शॉर्ट, मतलब लंबा वर्तिका, मध्यम वर्तिका, छोटी और सबसे छोटी। तो जो इसमें फल आता है वो लंबी वर्तिका और मध्यम वर्तिका वाले फूलों में ही फल आता है। बाकी जो छोटी वर्तिका और स्यूडो शॉर्ट, सबसे छोटी वर्तिका वाले फूल हैं, उनमें फल नहीं आता है। तो आप ये सोच लो कि जितने फूल दिख रहे हैं सब में फल नहीं आएगा, केवल लंबी वर्तिका वाले फूलों में ही फल आएगा। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, हम बचाव कैसे करें? और उसमें फूल झड़ने की भी समस्या रहती है लंबी वर्तिका वाले फूलों में, तो उनके बचाव के लिए हम 2,4-D का छिड़काव करें जब फूल आने शुरू हो रहे हों। 2,4-D का 2 ppm का छिड़काव करें। इसके अलावा जब फूल पूरे शबाब पर हों, पूरी तरह फूल आ चुके हों, तो उस समय आप NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 60 ppm का छिड़काव या PCPA पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका छिड़काव करें 60 ppm का। तो इससे आपका जो होता है फूल नहीं झड़ते हैं, कम झड़ते हैं और आपका अगेती फसल प्राप्त होती है, उपज अच्छी मिलती है। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज की मांग को देखते हुए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में कमोवेश रूप से की जाने लगी है और किसान भाई इसकी खेती करें भी क्यों ना, क्योंकि इससे अच्छी आय जो प्राप्त होती है। अतः जो किसान रबी प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह समय नर्सरी डालने हेतु उपयुक्त है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि आपको प्याज की उन्नत प्रजातियों के चयन के साथ साथ नर्सरी डालते समय खेत की तैयारी, बीज की मात्रा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो नर्सरी में एक तो बीज का जमाव कम होगा, साथ ही खरपतवार एवं कीट रोगों की भी समस्या आ सकती है। अतः आप किस प्रकार तैयार करें रबी प्याज की पौध, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के वैज्ञानिक डॉक्टर PN सिंह से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए इस प्रस्तुति के माध्यम से। सबसे पहले तो खेत की जुताई जो है अच्छी तरह से कर लें। 2-3 बार देसी हल से जो है जुताई करके और उसमें पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर दें। इसके पश्चात
नर्सरी बनाने से पहले हमें बीज का चुनाव करना है कि कौन सी किस्म का बीज हम लगाएं। इसके लिए एग्रीफाउंड लाइट रेड, पूसा लाइट रेड, इन किस्मों का चुनाव हम कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए हमें 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज लेकर के बीज का शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि शोधन नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सी बीमारियां आएंगी जिनका निदान हमें करना पड़ेगा। अतः बीज बोने से पहले बीज का शोधन अवश्य कर लें। बीज का शोधन ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से या कैप्टान या थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम बीज का उपचार कर लेते हैं। बात आती है कि हम इसकी नर्सरी कैसे बनाएं। नर्सरी बनाने के लिए हमको ये ध्यान देना होगा कि जो भी हम नर्सरी बनाएं उसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा ना हो, लंबाई 2 या 3 मीटर हम रख सकते हैं। चौड़ाई 1 मीटर रखने का हमारा एक ही मकसद है कि हम मेड़ पर दोनों तरफ से बैठ करके जो खरपतवार उसमें निकलता है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और क्यारी जब बना लेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि जो उसकी गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद यदि 2 मीटर की हमारी नर्सरी है तो कम से कम 6 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल करके अच्छी तरह गुड़ाई करके मिला लेंगे। फिर मेड़ के किनारे से हम अंदर की तरफ मिट्टी फेंकेंगे। जब अंदर की तरफ मिट्टी फेंकेंगे तो मेड़ के चारों तरफ नाली नुमा बन जाएगा और बीच में ऊंचा हो जाएगा। प्रति क्यारी 40 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट, 25 ग्राम यूरिया एवं 30 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ 10 से 15 ग्राम फ्यूराडान या कार्बोफ्यूरान डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। यदि रोग लगने की संभावना हो तो पौधशाला की मिट्टी को थायरम या कैप्टान द्वारा 4-5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। दोनों तरफ बैठ करके हाथ से हम उसको बराबर कर लेते हैं। फिर बीज को हम नर्सरी में बीज बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर माह है। तैयार क्यारियों में बुआई के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बुआई करनी चाहिए। बुआई के बाद बीज को बारीक छनी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद से आधा सेंटीमीटर तक ढक देना चाहिए। हम उस पर 2 इंच मोटी खरपतवार से ढक देते हैं। खरपतवार से ढकने के बाद हमारे बीज का जमाव 5 से 6 दिन के अंतराल पर हो जाता है। यदि नमी की कमी है, खरपतवार को हम उठा के देखें, अगर नमी की कमी हो तो ऊपर से पानी को छिड़काव करते हैं। जमा हो जाए उसके बाद नर्सरी को फव्वारे से सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारे से सिंचाई करने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम हल्की सिंचाई क्यारी की कर दें। जब हमारा नर्सरी में प्याज 55 से 60 दिन की हो जाए तब इसकी हम रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के किसानों के बीच काफी लोकप्रिय फसल गन्ना एक लाभकारी फसल है और हमारे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर उगाई जाती है। अब इससे प्राप्त होने वाले लाभ को देखें तो चीनी मिल तथा गुड़ बनाने इत्यादि में ही प्रयुक्त होता है। इसके लिए जरूरी है कि गन्ने को पूर्ण परिपक्व होने पर इसकी कटाई करके अच्छी तरह से उपयोग में लाया जाए। परंतु बहुतायत यही देखने में आया है कि अधिकांश किसान भाई या तो समय से पहले इसकी कटाई कर देते हैं या फिर काफी दिनों तक खेतों में खड़ा रखते हैं। यही नहीं, कभी कभी तो वे काट कर खेतों में ही छोड़ देते हैं, जिससे गन्ने का सूखना, वजन का कम हो जाना, चीनी की प्रतिशत मात्रा का घटना इत्यादि देखा जाता है। और ऐसे गन्ने का चीनी मिलों पर उचित भाव भी नहीं मिलता और उन्हें हानि होती है। अतः किसान भाइयों, इस प्रकार की हानि से बचने के लिए आपको गन्ने कटाई से लेकर चीनी मिल तक पहुंचाने में
किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं प्रगतिशील किसान देव कुमार से। गन्ने की जो हमें ये देखने के लिए कि हमारा गन्ना तैयार हुआ है नहीं और उसे हम मिल में किस समय भेजें, तो उसके लिए कोई मोटी मोटी बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो जो गन्ने की जांच करने के लिए हम ये देखते हैं कि औसतन जो हमारे गन्ने की फसल है वो 10 महीने की हुई या नहीं हुई। उसके अलावा जो गन्ने का अगोला ऊपर तक है उसमें कितनी पोरी कितना अगोला बचा हुआ है। उसके अलावा जो ये साइंस का तरीका है, गन्ने की पोरी के अंदर मशीन लगाकर जो इसे हम रिफ्लेक्टोमीटर कहते हैं, उससे हमें जांच करते हैं कि गन्ने के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कितने प्रतिशत तैयार हो चुकी है। तो उस हिसाब से हम अपने गन्ने की कटाई शुरू करते हैं अपने को। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें और भी जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमें गन्ने की जो सिंचाई है वो कितने दिन पहले बंद कर देनी चाहिए। औसतन मेरा सुझाव किसान भाइयों को सभी को यही है कि गन्ना काटने से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई उसकी बंद कर दें। उसके कई फ़ायदे होंगे कि जैसे हम जो ये पौधा गन्ना होता है जो हम लगाते हैं, अगर उस गन्ने को हम सिंचाई पहले बंद नहीं करेंगे तो उसे काटते समय जो उसके किल्ले होते हैं, वो जड़ जो होती है उसकी वो फटेगी और जिससे अगले बार जो पेडी की पैदावार होगी वो हमारी औसत रूप से कम आएगी। क्योंकि उसमें जब पानी कम रहेगा तो उसमें जो चीनी की मात्रा बढ़ेगी, उससे हमारे थोड़ा गन्ने का वेट भी जो है हमें सही मिलेगा और जो पैसा है वो भी हमें टाइम पे मिल जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जो अपनी ये बलकटी होती है या जो काटने की जो अलग से वो औजार होते हैं, वो गंडासा होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं, उसे हम कोशिश करें कि गन्ने की जो जड़ है उसे ज़मीन से मिला के काटें, जिससे जो है वो गन्ना सही तरीके से कट जाए और उसमें अन्य किस्म की जो जड़ें वगैरह हैं वो ना आने पाएँ। उसके बाद में जब हम गन्ने की मतलब कटाई ऊपर से गोले की करें तो उसमें कोशिश या करें कि गोला जो है उसमें गन्ने में ना आने पाए, जिससे चीनी का पत्ता सही रहे। और पत्ती जो होती है गन्ने की उसे साफ़ करें और ज़्यादा बड़े बंडल ना लगाएं। जो गन्ने की हम पुली बांधते हैं वो औसतन जो है 35 से लेके 40 या 45 किलो से ऊपर ना लगाएं, जिससे उठाने में और बोगी में रखने में, ट्रॉली में रखने में आसानी हमें रहे। कई बार हमारे सामने एक समस्या आती है कि जैसे हमने अपने गन्ने की छिलाई शुरू कर दी और जो मिल से हमें एडवांस में 72 घंटे पहले पर्ची मिलती है, अचानक मिल में ब्रेकडाउन होने से या मतलब मिल की कोई कमी आने की वजह से ऐसा होता है कि मिल जो है बंद हो जाती है। अब जो गन्ना हमारे पास छिला हुआ पड़ा है, अगर हम उसे खुले में छोड़ देंगे तो उसमें से जो है गन्ने का वेट भी कम होगा और उसमें गन्ने की जो चीनी की मात्रा है वो भी घटेगी। तो उससे बचने के लिए, जिससे हमारा गन्ना ताज़ा रहे, साफ़ सुथरा रहे, हम उन बंडलों को जो गन्ने के पुलियाँ हैं हमारी एक जगह इकट्ठा करके उनके ऊपर जो गन्ने के ऊपर से उतरी हुई पत्ती है उसके ऊपर हम इसे इस प्रकार से लगा दें कि जिससे उसके अंदर हवा ना घुस पाए और हमारा गन्ना ना सूखने पाए। जब हम उसे मिल चलेगी तो उस गन्ने के ऊपर से पत्ती हटा के जब हम निकालेंगे तो वो गन्ना हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ताज़ा मिलेगा। हमें 3-4 दिन तक हम उसे औसतन स्टोर कर सकते हैं, अपने पास में इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे हमारा जो गन्ना है वो साफ़ सुथरा ही मिल में जा पाएगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसलिए अब चाहिए कम समय में ज्यादा खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। 30 मिनट में 150 खबरें, खबरें दनादन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3 बजे। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है अजनेर आगरा से राजा राम शर्मा ने। आप जंगली पशुओं से फसलों को बचाने हेतु सौर ऊर्जा चालित करंट वाले तार का बाड़ लगाना चाहते हैं, इस पर जानकारी चाहते हैं। मशीन जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें सोलर पैनल लगता है, साथ में नीचे मशीन लगती है, मशीन के अंदर बैटरी लगी हुई है। तो इस पैनल से ये मशीन की बैटरी चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद रात और दिन 24 घंटे लगातार बिना रुके काम करती रहती है। इसमें मशीन इस तारबंदी के जो ऊपर करंट का झटका देती है, लगातार करंट नहीं रहता है, केवल झटका आता है और वो लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद में आता है, जिससे कोई भी पशु या इंसान मरता नहीं है, चिपकता नहीं है, केवल झटका लगता है और झटका लगते ही वो डर के भाग जाता है। यदि कोई पशु ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको 2 या 3 बार झटका लगेगा, उसके बाद सायरन बजना चालू हो जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी कि कोई पशु अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। या कोई पशु तार तोड़ देता है या कोई इंसान चोरी की नीयत से तार काट देवे या अंदर घुसे, तो जैसे ही तार कटेगा या तार को किसी वजह से ज़मीन पर डाल देगा, अर्थ कर देगा, तो भी इसमें सायरन शुरू हो जाएगा और वो जब तक सायरन बंद नहीं होगा, जब तक उसको वापस आप ठीक नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसको ठीक करेंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि होने का इसमें कोई खतरा नहीं है और जिस पशु को आपको रोकना है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित आप कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5 तार की ये तारबंदी लगी है, जिसमें यहाँ पे समस्या है सूअर, पालतू पशुओं और नीलगाय, जिसमें पालतू पशु तो इतने ज़्यादा नहीं, पर सूअर और नीलगाय की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने 5 तार लगाए हैं। यहाँ पे इनके जो बेर होते हैं, बेर की फसल खेती लगाई है जो नीलगाय की खास पसंद है, तो उसके लिए इन्होंने लगाया। तो इसमें नीचे वाला तार जो खास सूअर के लिए दिया है, ये बीच में 3 नंबर वायर है, ये दिया है, जिसमें गाय भैंस वगैरह अपने जो पालतू पशु है वो उनको रोकने के लिए है। और ये सबसे ऊपर का वायर है जो रोजडे या नीलगाय अपन बोलते हैं उनके लिए है। तो कोई भी पशु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ज़मीन पे से घास ज़्यादा उग गई है और वो भी किसी तार पे अड़ रही है और जिसकी वजह से करंट कम पड़ रहा है तो भी सायरन बजेगा। यानी आपको जानकारी मिल जाएगी कि उस हरियाली या जो ज़्यादा गहरी घास है उसके साथ में करंट ख़त्म हो रहा है, तो आपको उसका सायरन बजेगा। तो आप घास नीचे से साफ़ रखें ताकि करंट कम ना पड़े। तो उस स्थिति में भी जैसे अब एक बार बैटरी पूरी चार्ज है तो आपको ये करीबन 48 घंटे तक चलती रहेगी बिना रुके। तो उसको आप थोड़ा सा चेंज करके कि जैसे दिन के टाइम पे आप लोग खेत पे रहते हैं तो दिन के टाइम मशीन को बंद कर दो, खाली रात में मशीन चालू रखें, तो दिन भर चार्ज हो जाएगी, रात को काम होती रहेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।